नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और जैसे कि बच्चों, आज मैं बता दूं आपको, अब तक आपने जीएस के जो मिक्स क्वेश्चन थे वो आपने पढ़ी, जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब जो हम शुरू करेंगे वो आपको पार्ट वाइज पढ़ाएंगे। हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटिकल साइंस के अलग और इकोनॉमिक्स के अलग। इन्हीं 4 पार्टों में से आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में आपके आते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो बताते रहेंगे। तो आज इसी क्रम में हम आज सबसे पहले शुरू करते हैं आपके इतिहास के प्रश्न, हिस्ट्री के। ठीक है, तो जहाँ डिटेल से पढ़ाने का, जो समझाने का आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वहाँ आप समझते रहना। जहाँ केवल वन लाइनर में समझाया जाएगा वहाँ आप वन लाइनर से समझते जाना। लेकिन आप लोगों को बस आप अपने जो नोट्स है वो मेंटेन अच्छे तरीके से करते रहना। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते अपने प्रश्नों को शुरू। तो ये आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले मैं बता दूँ, आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का ये जो पार्ट है शुरू हो गया है। इसकी पहली वीडियो है ये। तो इसका जो प्रश्न नंबर 1 है, सबसे पहले देखो, इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जगह जगह हमारे जो पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे या जितने भी आपके कर्मचारी हुए हैं, उन्होंने जगह जगह खुदाई कराई और पता लगाया कि 2700 ईस्वी पहले से भी कौन कौन से जो है सभ्यताओं का यहाँ जन्म हुआ और कैसा उनका पतन हुआ। तो सबसे पहली जो खुदाई कराई गई थी इंडिया के अंदर, जब भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय पर हुई थी। और भारत, पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा भी पूरा एक अखंड भारत के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो सबसे पहली जो पहला प्रश्न नंबर 1 जो प्रश्न हमारा बनता है वो यहीं से बनता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसके सौजन्य से हुई। नहीं, हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, जब खुदाई में पता लगाया गया था कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, किस तरीके की है, तो उसके जो सौजन्य जाता है, किसके सौजन्य से हुई थी, वो दयाराम साहनी के सौजन्य से हुई थी। और सन 1921 में ये खुदाई कराई गई थी। प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल इसके इस तरह बनता है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके सौजन्य से हुई थी, तो ये राखल दास बैनर्जी की सौजन्य से हुई थी। और ये ठीक 1 साल के बाद 1922 में कराई गई थी। इसके बाद में अब ये तो हुई स्वतंत्रता से पहले खुदाई जो हुई थी, यानी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, ये उससे पहले खुदाई करेगी। अब इसके बाद में यानी कि स्वतंत्रता के बाद खुदाई कहाँ पे करेगी। क्वेश्चन ये भी बनता है, यही परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद खुदाई किस राज्य में हुई। तो जो खुदाई हुई है स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत आज़ाद होने के बाद में जो खुदाई हुई वो गुजरात में हुई है, 1947 में ये कराई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न जो प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 4, खुदाई का किन 3 देशों में विस्तार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि खुदाई जो हुई उनका किन किन देशों में विस्तार था, यानी कहाँ तक वो फैली हुई थी। तो भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। ठीक है, क्योंकि पहले सब एक अखंड भारत था, पूरा का पूरा एक ही देश था ये भारत। अब लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो थोड़ा सा इससे अफगानिस्तान में भी चला गया और पाकिस्तान तो एक अलग देश बन गया। इन्हीं 3 देशों में खुदाई की गई थी। चलते हैं अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ये 3 तरीके से प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एसआई में भी, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में और दिल्ली पुलिस में। तो कभी कभी तो पूछते लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला या स्टे ऑफ स्तूप। अगर इंग्लिश में भी पूछ लेता है, कभी कभी हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो इस तरीके से भी पूछा गया है। या सिंध का बाग, ये भी 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बस यही है, तो इन्हीं को ही ज़्यादा बार जब भी पूछता है इनसे, तो यही क्वेश्चन ट्रेंड करता है आपकी परीक्षा में। तो याद रखना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला, यानी कि जहाँ मुर्दे हों, और स्टे ऑफ स्तूप या सिंध का बाग। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखो, सिंध नदी पर ये, सिंधु नदी पर ये है, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई सबसे ज़्यादा वो सिंधु नदी पर हुई, और यहीं से इसके जो है साक्ष्य मिले हैं, यानी कि प्रमाण इसके मिले हैं। तो सिंध नदी पर याद रखना। अगला प्रश्न, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है इस प्रश्न में, लेकिन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए वो मैंने सारे एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मन के बनाने के कारखाने, मन के मतलब मोती, रंग बिरंगे मोती और मिट्टी के बर्तन, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन परीक्षाओं में क्या क्या पूछा गया ज़्यादातर, विशाल स्नानागार,
विशाल स्नानागार का मतलब हुआ स्नानागार यानी जहाँ पर नहाते हो। विशाल का मतलब बहुत बड़ी ऐसी जगह है जहाँ लोग सामूहिक रूप से जा करके नहाते हो। तो उस समय के लोग, ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि किसी भी कोई भी त्यौहार वगैरह हो या कोई बड़ा प्रोग्राम किसी इस तरीके का होता होगा उस सभ्यता में, तो लोग सामूहिक रूप से नहाने के लिए जाते हैं और सामूहिक स्नानागार वहाँ पे मिले। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम जब होता होगा तो लोग नहाने के लिए जाते थे त्यौहार वगैरह पे, तो वहाँ पे विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले। दूसरा अन्नगार, अन्नगार का मतलब वो जहाँ पर भंडारण करते थे वो अन्न का अपने, जैसे आज की डेट में कोल्ड स्टोर वगैरह बना देते हैं, सरकार भी 5 साल या 6 साल का जो है अनाज जो है स्टॉक करके चलती है, उसी तरीके का। यानी कि वो लोग इतने एडवांस थे कि वो अन्नगार भी उन्होंने रख रखे थे, भाई भविष्य में अगर अन्न पैदा ना हो तो वहाँ पे अन्न को इकट्ठा करके रखा जा सके ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा से उस अन्न का प्रयोग किया जा सके। तो वहाँ पे बहुत बड़े रूप में अन्नगार के भी साक्ष्य यानी कि जो है प्रमाण मिले हैं। वृषभ की मूर्ति, वृषभ की मूर्ति का मतलब हुआ वृषभ माने बैल, यानी बैल की मूर्ति भी मिली है। इसका मतलब वो लोगों को बैल का भी ज्ञान था, वो खेती करने के लिए भी बैल का प्रयोग करते थे। पशुपति यानी कि पशुपति शिव की मूर्ति, इसका मतलब वो लोग पशुपति शिव जी को भी मानते थे और पूजते थे, वो उनके आराध्य थे, और वहाँ पे इसकी भी मूर्ति, पशुपति जी की भी मूर्ति वहाँ से मिली है। कुषाण स्तूप, कुषाण के स्तूपों को भी साक्ष्य वहाँ से मिले। इसका मतलब जो है कुषाण के बारे में भी कुछ ना कुछ जानते थे। मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया यानी वही मलेरिया मच्छरों के काटने से जो फैलता है, जैसे आजकल भी ये बीमारियाँ चल रही है, तो ऐसा माना गया है कि वो आपदा ऐसी भी पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी हुए हैं, ये जो इनके काम करने वाले हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि मलेरिया के सांच की वजह से हो सकता है वो सभ्यता खत्म हो गई हो, कुछ बीमारी मलेरिया की ऐसी फैली हो ताकि उस सभ्यता का अंत हुआ हो। तो मलेरिया के सांच भी वहाँ से मिले हैं। नृत्यका की मूर्ति, तो नृत्य की मतलब नृत्य करती हुई मूर्ति भी वहाँ से मिली है। तुमने देखो जैसे नटराज की मूर्ति आती है, इस तरीके की मूर्ति मिली है जिसमें एक नृत्यिका यानी कि एक कोई लेडीज शिवजी की तरह डांस करती हुई दिखाई गई। इसका मतलब वो लोग डांस में भी या नृत्य में भी, सॉरी हिंदी में नृत्य और इंग्लिश में डांस में भी वो रुचि रखते थे, और वहाँ पे इस तरीके की मूर्ति यानी कि वो इन लोगों का इस चीज़ों का ज्ञान उन लोगों को था। तो ये सब चीज़ें मिली हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो से एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए? 7 क्वेश्चन बन गए। यानी कि आपको ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली। इससे अलग और कुछ भी नहीं पूछा जाता आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर इससे अलग कुछ पूछा जाता है और डीपली अगर पूछ लेते हैं तो फिर वो IAS लेवल और PCS लेवल का हो जाता है। जैसे मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, मोती कहाँ से मिले, रंग बिरंगे मोती कहाँ से मिले, मिट्टी के जो है कुल्हड़ कहाँ से मिले, या हांडी या मटके कहाँ से मिले, रंग बिरंगे मटके होते थे वो भी पक्के, तो वो सब IAS PCS लेवल के होते हैं। लेकिन आपको इससे बाहर नहीं जाता, इसी के अंदर से आपकी परीक्षा का जो है पैटर्न तैयार किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, मोहनजोदड़ो में क्या नहीं पाया जाता? देखो आपने पढ़ा होगा पिछले क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। लेकिन इत्तिफाक की बात यह है मोहनजोदड़ो में क्या नहीं पाया जाता? तो मोहनजोदड़ो में कोई भी कब्रिस्तान नहीं पाया जाता, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ दफनाया हुआ नहीं माना जाता। तो इसमें क्या है, इतिहासकारों ने यह अंदाज़ा लगाया कि उस समय के जो लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे। जो हिंदुओं में यही प्रथा होती है कि वो मृतकों को उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उन्हें जलाते हैं, जबकि उन्हें दफनाते नहीं हैं। तो वहाँ पर एक भी कब्रिस्तान या कब्र वगैरह नहीं मिली, केवल मोहनजोदड़ो में। आगे जिस चीज़ में मिली वो आपको आगे बताते जाएंगे। तो याद रखना, मृतकों का टीला होने के बाद भी वहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं पाया गया। बड़ी इत्तेफाक की बात है, और यही इसका उत्तर है कब्रिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न। अब मोहनजोदड़ो खत्म हो गया, अब आते हैं सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की थी? इसी से रिलेटिव है। तो देखो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो जो थी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय का मतलब वो लोग टोटली नगर पर डिपेंड करते थे, गांव बहुत ही कम मात्रा में होंगे या ना के मात्र होंगे। ठीक है, तो जैसे आजकल की हाईटेक सिटी हो गई, मेट्रो सिटीज़ हो गई, बड़े बड़े शहर हैं इंडिया में भी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, चंडीगढ़ वगैरह। तो इसी तरीके की शहर के वहाँ से साक्ष्य मिले हैं जिसमें यह पता लगता है मकान पक्के बनाए जाते थे, ईंटों का प्रयोग हुआ है, नालियाँ पक्की होती थी, और नाली जो थी पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए नाली बनाई जाती थी, वो ढकी हुई होती थी ताकि उससे गंद वगैरह ना फैले। और पानी की टंकी मतलब स्टोरेज करके जैसे आजकल की डेट में टंकी बनाते हैं, ऐसी पानी की टंकी वगैरह भी होती थी। तो इसका मतलब पूर्ण जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद जो हम सभ्यता पढ़ेंगे वो पूर्ण ग्रामीण होगी।
तो इसका मतलब पुरानी सभ्यता क्या थी, नगरीय थी, यानी शहरीकरण ज़्यादा था, शहर में ही लोग ज़्यादा पसंद करते थे रहना और शहर में ही निवास करते थे। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी खत्म हो गई, अब आते हैं सीधा लोथल पे। प्रश्न नंबर 10, लोथल किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो लोथल सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये भारत में आ गई अब बात, और भारत के भी किसमें, गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य में ही लोथल है, लोथल बंदरगाह भी है। तो ये किस नदी पर स्थित थी, लोथल की बात आई, किस नदी पर स्थित थी, तो भोगवा नदी, और कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पूछ लेते हैं, कहाँ पे पूछ लेता है, तो गुजरात आप लोगों को बता देना है। अगला प्रश्न जो बनता है लोथल के लिए, लोथल की मुख्य चीजें पाई जाती है, तो लोथल में भी जब खुदाई करी गई तो वहां पे भी क्या क्या चीजें मिली, तो बंदरगाह मिला, यानी कि बहुत ही पुराना और प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं जीके के अंदर, जीएस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा भारत का, सबसे पहला या प्राकृतिक या गहरा बंदरगाह कहाँ है, वो लोथल में है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ से चीज़ों का साक्ष्य मिले, यानी क्या क्या प्रमाण मिले, तो बंदरगाह मिली, इसका मतलब वहाँ के लोग नाव को मतलब विदेशों से आना जाना करते थे, तो नावों का बंदरगाह है, तो नाव भी आती होंगी और जाती होंगी। चावल के सांच, यहाँ के लोग चावल खाना जानते थे और उसे उगाना भी जानते थे, इसका मतलब उन लोगों को चावल का यानी कृषि करने का भी ज्ञान था, और वो मुख्य रूप से चावल ही उगाते थे, तो यही कारण है कि चावल के सांच भी वहाँ से मिले। युगल समाधि, अब देखो पिछली वाली में हमने जब मोहनजोदड़ो पढ़ा तो उसमें मृतकों का टीला होने के बाद भी उसमें कोई कब्रिस्तान नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे इसमें लोथल में क्या मिला है, यहाँ पे युगल समाधि मिला है। युगल समाधि क्या होती है, एक कब्र के अंदर किसी दो आदमियों को एक साथ दफनाना, तो इसे कहा जाता है युगल समाधि। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को जो है वो लोग फूंकते नहीं थे, दफनाते ज़्यादा थे, इसका मतलब उन्हें अंतिम संस्कार करने का नहीं पता था। जो लोथल के जो सांचे मिले हैं वहाँ से जो उस टाइम की सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद में मम्मी, तो मम्मी भी मिली, जैसे मिस्र से मम्मी मिलती है, तो इसका मतलब वो लोग जब किसी व्यक्ति को दफनाते थे उसके साथ में उसकी ज़रूरत के सामान, मसाले वगैरह रखते थे, खाने पीने की चीज़ें, उसके हथियार, कपड़े, कुछ गहने चीज़ें, ये सब चीज़ रखते थे। तो मम्मी को पूरे कपड़े पे पूरे शरीर पे कुछ इस तरीके की दवाई वो लगाते थे, या कोई उस तरीके का मसाला होगा, और फिर पूरे शरीर को कपड़े से लपेट करके रखते थे। इसका मतलब मम्मी भी वहाँ से मिली है, जैसे मिस्र में फिरौन की मम्मी। इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें मिली, तो फारस की मुद्रा भी मिली है। फारस की मुद्रा का मिलने का यह प्रमाण है कि वहाँ के लोग विदेशों से व्यापार भी करते थे। इसका मतलब मुद्रा मिलने का मतलब यह हमारे देश की वस्तुएं वहाँ जाती थी और वहाँ की वस्तुएं यहाँ आती थी, तो इसका मतलब यह है कि लेन देन उन लोगों का इतना एडवांस था कि वो लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। ये इतनी तरीके से ये चीज़ें ये पूछी गई है केवल लोथल से, 1 2 3 4 5 ये चीज़ें हैं यही पूछी गई, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, लोथल में व्यापार कहाँ से होता था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो हमने पता लगा लिया कि फारस की मुद्रा मिली, इसका मतलब वो लोग व्यापार का ज्ञान रखते थे, लेकिन व्यापार होता कहाँ से था, तो मध्य एशिया से भी व्यापार होता था, दक्षिण अफ्रीका से भी व्यापार होता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का और मध्य एशिया के कुछ देशों का कोई सांच नहीं मिला कि किस देश से उनके व्यापार अच्छी तरीके से होता था, लेकिन इनसे इनका पता लगा है, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरिया और मिस्र, इनसे उनका व्यापार होता था, इनकी कुछ ना कुछ वस्तुएं वहाँ से मिली हैं, कुछ मुद्राएं वहाँ से मिली है, इसका मतलब वे लोग इन देशों से व्यापार करते थे, इनके लेन देन करते थे। तो बस अंतिम प्रश्न इतना ही, और मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इनका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे कि ये हिस्ट्री की पहली क्लास थी और मैंने इसमें 10-12 क्वेश्चन छोटी छोटी वीडियो ये भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा बर्डन ना लगे, और जितनी मुझसे हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल से मैं पढ़ाता रहूँ। बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान से वीडियो बीच में मत छोड़ा करो, स्किप मत किया करो, शुरू से लेकर अंत तक देखो, तभी आपको अच्छा लगेगा। अपने नोट्स मेंटेन करते जाना। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो आपकी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोगों को अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं और मेंटेन करके उनको लिखते जाना है। 1-2 बार वीडियो देखो, बाकी अपने हाथ से लिखते रहो। परीक्षा के टाइम आपको बस एक बार रिवाइज करना है, 100% आपको वर्दी मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। अब हमारा भी लक्ष्य ये है कि आपको हम वर्दी दिला करके माने। और बस अंत में इतना ही कि वीडियो अगर पसंद आया करे यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब तो आपको तब करना तब आपको अपना फ़ायदा करना होगा, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करो। इससे क्या है कि हमें थोड़ा सा मतलब एक बल मिलता है, एक काम करने का उत्साह बढ़ता है हमारा भी, हमें भी लगता है कि हाँ बच्चों को अच्छी लगी। और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो ताकि और भी बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके, उन्हें भी अच्छी लगेगी वो भी लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करने में आपका तो कुछ जाता नहीं, बस हमें थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है। तो
बस अंत में इतना ही कि सभी बच्चे मन लगा कर अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।